हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों, आप सभी ने मैथ की क्लास ले ली होगी, उसी के बाद में आप अब फिजिक्स की क्लास ले रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो लिंक है वो 4 बजे से पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था मैथ की क्लास का। तो सभी बच्चों ने मैथ की क्लास ले ली होगी, ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं। और अब अपन ने 5 बज चुके हैं तो फिजिक्स की क्लास भी अपन ने स्टार्ट कर दी। तो आज की जो फिजिक्स की क्लास है वो मैंने आपके लिए लगा दी है। चलो ठीक है, वो लगा देते हैं फिजिक्स क्लास भी, छुट्टी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। फिजिक्स की क्लास में लेक्चर नंबर अपना 7 है, और मेरे हिसाब से एक लेक्चर या 2 लेक्चर और अपने यूट्यूब चैनल पर आएंगे। किसके? फिजिक्स के। उसके बाद में फिर जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं वो बच्चे फ्री में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं फिजिक्स अभी, ठीक है, वो अब 1-2 लेक्चर के बाद में नहीं पढ़ पाएंगे, फिर उसके बाद में उनको फीस जमा करवानी ही पड़ेगी। और केमिस्ट्री की भी यही कहानी है। और मैथ में तो हमने वैसे ही अपनी क्लासेस उन्हीं को मिल रही हैं जिन्होंने फीस जमा करवा दी है। ठीक है, अब आज का टॉपिक देखते हैं फटाफट से फालतू बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखते हैं अपना टॉपिक। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका भी मैं भी थोड़ी देर में रिवीजन करवाता हूँ अभी। और लेकिन आज का टॉपिक डालते हैं अपन, प्लांक का विकिरण फॉर्मूला। क्या है अपने पास आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है प्लांक का विकिरण फॉर्मूला, विकिरण सूत्र। ठीक है, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला अपन कल पढ़ रहे थे और मैंने कहा था इसको प्रूफ करेंगे अपन, और कल प्रूफ करेंगे इसको। तो आज अपन प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार वापस क्वांटम फिजिक्स की में जितना भी अपन ने पढ़ा है उसको वापस अपन एक ही सांस में रिवीजन कर लेते हैं। तो आप अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? अभी तक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने पढ़ ली है क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत। देखो, हमने सबसे पहले कृष्णिका के बारे में पढ़ा, ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी के पढ़ने के बाद में फिर हमने देखा कि प्लांक भाई साहब ने अपने कुछ हाइपोथेसिस दी, और उन्होंने कहा कि कृष्णिका के अंतर्गत ओसिलेटर्स विद्यमान होते हैं। ओसिलेटर जो अपने दोलक होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ये कहानी किसने बताई? प्लांक भाई साहब ने। उसके बाद में कृष्णिका का अध्ययन हो चुका था, इसका ग्राफ है उसका अध्ययन हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना जो ग्राफ है, किसका? अपना ब्लैक बॉडी का ग्राफ है, उसको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है अपना वीन का, तो वीन की कहानी पढ़ी। उसके बाद में रेले जीन्स की पढ़ी, दोनों से बात नहीं बनी। उसके बाद में आता है प्लांक का विकिरण सूत्र। आप सभी के दिमाग में कॉन्सेप्ट में क्लियर होने चाहिए, याद मत करो, रटो मत चीज़ों को। अब मैंने जैसे पूछा आपसे, किसी बच्चे से पूछ लिया, अभी जगह के बैठे बताएंगे। अब किसी भी कोई भी बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं, किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि रेले जीन्स का विकिरण सूत्र क्या था, तो फिर आप कॉपी के पेज चेंज करोगे, क्या था, क्या याद करने। भाई याद करने से क्या तात्पर्य? जो मेन पॉइंट है उसको बोल दो। भाई रेले जीन्स का जो अपना विकिरण सूत्र था वो क्या था? भाई रेले जीन्स का विकिरण मतलब अपना जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले की बात तो खैर करेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि रेले जीन्स का जो सिद्धांत था वो केवल ब्लैक बॉडी के अंतर्गत हायर वेवलेंथ वाले पार्ट था, जो अपना हाई वेवलेंथ वाला पार्ट था उसको समझा सका था। ये था इसका मेन पॉइंट। यानी कि कृष्णिका के अंतर्गत, ब्लैक बॉडी के अंतर्गत जो ऊपर का अपना हायर वेवलेंथ वाला पार्ट था, उच्च तरंग दैर्ध्य वाला पार्ट था, उसको समझा पाया था। उसी प्रकार वीन की बात करते हैं, तो वीन क्या था? वह वीन वैज्ञानिक था। वीन वैज्ञानिक के द्वारा जो ब्लैक बॉडी थी उसका जो लोअर वेवलेंथ वाला पार्ट है उसको समझाया गया था। लेकिन फिर भाई देखो, लोअर से और अपना हायर से काम नहीं बना, क्योंकि अपना जो वक्र है, कर्व है, वो हमारा क्या है कि जुड़ा नहीं दोनों के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो फिर प्लांक की अपन को जरूरत पड़ गई, और प्लांक भाई साहब ने क्या करा कि पूरे ग्राफ को मिला दिया, हायर वेवलेंथ को लोअर वेवलेंथ को मिला दिया, और अपना एक खुद का ग्राफ बना दिया, प्लांक ग्राफ। ठीक है, प्लांक रेडिएशन वक्र बना दिया। और उसके बाद में फिर उन्होंने यहाँ पे प्लांक का सूत्र भी दिया। तो उस सूत्र को फिर आज अपन फाइंड करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्लांक के फॉर्मूले के द्वारा अपन वीन का विकिरण सूत्र उसको भी व्युत्पन्न करेंगे, रेले जीन्स का विकिरण सूत्र उसको व्युत्पन्न करेंगे। और कैसे व्युत्पन्न करेंगे ध्यान से समझना और कॉन्सेप्ट को लेके चलना। ठीक है,
अब यहाँ पे कल की क्लास में अपन कहाँ तक पहुँच चुके थे, और कल की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए, जैसे मान लीजिए हमारी एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी के अंतर्गत मैं बात करता हूँ तो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा हमने क्या मान ली, एक रेंज मानी है। ये क्या करा है, देखो ये सब कुछ काम है वो लेट करके चला है, अपन ने क्या करा है, मान के चला है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी के अंदर लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा हमने कोई रेंज मानी, प्रास मान ली, और इस प्रास के अंतर्गत जैसे मान लीजिए प्रास हमारे पास में, और हमने क्या माना कि ये ब्लैक बॉडी, इस ब्लैक बॉडी के अंतर्गत जो दोलकों की संख्या है हमारे पास, जो ऑसिलेटर्स की जो संख्या है, नंबर है ऑसिलेटर, वो कितने हैं, एन लैम्डा, ठीक है। और एन लैम्डा हमारे पास में दोलकों की संख्या है, तो हम क्या यहाँ पे किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में इस कृष्णिका के अंतर्गत जो दोलकों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, एन लैम्डा डी लैम्डा। और ये कितनी निकल के आई थी, आपको मैंने कल बताया था 8 पाई अपॉन में लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा, ये निकल के आई थी। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, आप कहोगे सर ये आया कहाँ से, तो भैया ये प्लांक भाई साहब ने कैलकुलेट किया था, मैंने नहीं किया। तो इन्होंने कहाँ से कैलकुलेट किया वो फिर आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और वैसी बात नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है, लेकिन आपकी जो हायर एजुकेशन है उसमें प्रूफ है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका एक डेरिवेशन अपने सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत अपन इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के एक छोटा डेरिवेशन है, उसके अंतर्गत अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में जब आएगा ये, तब इसका यहाँ पे प्रूफ है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे इसका प्रूफ अपन करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जब आएगा तब उसको देख लेंगे। लेकिन अभी तक तो आपको यही मानना पड़ेगा कि जो ब्लैक बॉडी कृष्णिका है उसके अंतर्गत जो ऑसिलेटर्स की जो संख्या है, ऑसिलेटर की जो संख्या है वो हमारे पास में कितनी है, 8 पाई लैम्डा की पावर 4 है, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अभी स्टार्ट हुआ है, प्लांक का विकिरण सूत्र है वो अपन निकाल रहे हैं, इसका निर्माण अपन करना स्टार्ट ही किया है अभी, ठीक है। पहला स्टेप अपना ये है, पहला स्टेप ही अपना ये है। आगे बात समझ में, तो हमने ये लिख दिया, कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। और वैसे तो इसको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्लांक भाई साहब ने डायरेक्ट वैल्यू हमें दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम यहाँ पे जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन का लैम्डा होता है या नहीं होता है। आप कहोगे बिल्कुल सर, न्यू बराबर सी अपॉन का लैम्डा होता है। समीकरण 2 आप इसको नाम दे सकते हो। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन का न्यू, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ से इसका न्यू के रेस्पेक्ट में, न्यू के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, इसका अवकलन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आती है, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। तो सर यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास में डी लैम्डा अपॉन में डी न्यू इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन में न्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। अब हमने देखा यहाँ पे भाई, पिछले डेरिवेशन में भी किया था हमने जब वहाँ पे अपने रिलीजेंस का फॉर्मूला निकाला था, और रिलीजेंस के फॉर्मूले के अंतर्गत जब हमने आवर्ती के रूप में उसका फॉर्मूला निकाला था, वहाँ पे भी ये काम किया था। तो वहाँ पे हमने इसका क्या लिया था, मैग्नीट्यूड ले लिया था, इसका परिमाण ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा आवर्ती का जो मान है वो अपना नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपन मॉडुलस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सी अपॉन में न्यू स्क्वायर और डी न्यू। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर, आप इसको 3 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, छोटा सा काम किया है, बाकी बड़ा कुछ काम इतना अपन ने किया नहीं है। छोटा सा काम ये किया है कि एन लैम्डा डी लैम्डा हमारे पास में दोलकों की संख्या आ गई है किसी भी ब्लैक बॉडी के अंतर्गत, कितनी है, 8 पाई अपॉन में लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो लैम्डा का मान निकालें, यहाँ से सी अपॉन न्यू हो जाएगा, यहाँ पे न्यू के सापेक्ष इसका मैंने अवकलन कर दिया, तो यहाँ पे डी लैम्डा अपॉन में डी न्यू इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन न्यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मोड ले लिया, इसका परिमाण ले लिया, तो सी अपॉन न्यू स्क्वायर डॉट डी न्यू, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? आप चले आगे, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान देखना, अब मैं क्या करूँगा कि अभी अपन ने जो यहाँ पे परास ली है, अभी जो हमने रेंज ली है, कौन सी रेंज, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा
मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। अभी हमने जो परास ली है लैम्डा, वह लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो परास ली है, उस लैम्डा और डी लैम्डा प्लस परास के अंतर्गत, उस रेंज के अंतर्गत अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास, या फिर रेंज की बात करते हैं, रेंज में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पे देखो सभी बच्चों को मैं लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देता हूँ, ऊर्जा घनत्व को जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। इतना तो वैसे आपको आता होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं कि जो अंतराल अपन को दिया हुआ है, कौन सा अंतराल दिया हुआ है? लैम्डा, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा जो अपन को इंटरवल दिया हुआ है, या फिर आप कह सकते हो रेंज दी हुई है, इस रेंज में अपन को एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? अब आप मुझे बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन में उपस्थित जो एनर्जी की वैल्यू होती है, ऊर्जा की मात्रा होती है, वही हमारे पास में क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि हमें अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछ ले कोई एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ऊर्जा घनत्व क्या होती है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत जो एनर्जी हमारे पास होती है वही ऊर्जा डेंसिटी कहलाती है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है, ठीक है। ये छोटी डेफिनेशन है, आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर बात कर दूँ मैं, अगर मैं इस परास के लिए, इस रेंज के लिए अगर मैं एनर्जी डेंसिटी का मान निकालूँ, यानी कि एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है हमारे पास में? यू लैम्डा डी लैम्डा। अब यहाँ पे देखो यू लैम्डा क्या है भाई? यू लैम्डा आप मुझे बताएंगे। यू लैम्डा हमारे पास में है क्या है? एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा। और हमारे पास में जो डी लैम्डा है वो क्या है? डी लैम्डा हमारे पास में परास है, कौन सी है? रेंज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेंज कैसे निकलती है? जैसे लैम्डा प्लस में हमारे पास में डी लैम्डा है, माइनस का क्या है? लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो परास कौन सी है? डी लैम्डा। यानी कि छोटे, मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब बात करते हैं, जितने भी बात करते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं, अपन को डेरिवेशन करते हैं, तो किसी भी पार्टिकल हो, किसी भी पार्टिकल का अपन अध्ययन करते हैं तो उसके लिए छोटे पार्टिकल निकालते हैं। तो वही बात करते हैं कि हमने यू लैम्डा डी लैम्डा, यानी कि हमने जो ऊर्जा घनत्व निकाला है, एनर्जी डेंसिटी निकाली है, वो एक स्मॉल पार्टिकल निकाली, यानी कि डी लैम्डा रेंज के लिए निकाली, डी लैम्डा परास के लिए निकाली है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूँ, अगर मैं यू लैम्डा डी लैम्डा निकालूँ, यानी कि ऊर्जा घनत्व का मान अपन निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे बताओ मुझे आप? ऊर्जा घनत्व का मान मुझे चाहिए तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं ध्यान सुनना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो दोलकों की संख्या मैंने निकाली है, अब ये दोलकों की संख्या बताओ मुझे क्या है? ये दोलकों की संख्या वही तो है जो मैंने इस कृष्णिका के अंतर्गत एक के यूनिट वॉल्यूम में निकाली है। आप देख लो, एन लैम्डा डी लैम्डा मतलब क्या है? डी लैम्डा यहाँ पे क्या है? वही छोटा सा एक परास, एक छोटी सी रेंज, ठीक है। उस छोटी सी रेंज में, यानी कि आप खुद कह सकते हो कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत मैंने क्या निकाले हैं? यहाँ पे दोलकों की ऑसिलेटर्स की संख्या निकाली है। तो वो ऑसिलेटर की संख्या कितनी है? वो ऑसिलेटर्स की संख्या है वो हमारे पास में 8 पाई लैम्डा की पावर 4 है। ये आपकी बात सही है। तो मैंने क्या करा कि ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए भैया मुझे एन लैम्डा डी लैम्डा की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन साथ में भैया मुझे क्या निकालनी है? मुझे एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो मुझे एनर्जी से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो भैया हमने प्लांक के लिए, प्लांक के जो दो ऑसिलेटर हैं, प्लांक के जो ऑसिलेटर्स हैं उनके लिए अपन ने एवरेज एनर्जी निकाल ली है या नहीं निकाली है? सभी हाँ भरेंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया है। आप मना कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमने निकाल ली पहले ही वैल्यू। सेकंड लेक्चर में हमने शायद एवरेज एनर्जी का मान निकाल लिया था, किसके लिए? प्लांक के ऑसिलेटर्स के लिए, प्लांक के दोलकों के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर ऊर्जा डेंसिटी मुझे चाहिए तो मुझे जो दोलकों की संख्या मुझे पता है, ये रही हमारे पास दोलकों की संख्या, इस दोलकों की संख्या को मुझे एनर्जी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एनर्जी से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपके पास में एनर्जी से मैंने क्या करा? ऑसिलेटर्स की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में टोटल एनर्जी या फिर आप कह सकते हो ऊर्जा घनत्व तो हमारे पास में निकल के हमारे पास में आ जाता है। तो सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, मुझे आप अपनी जगह पर बैठे बैठे बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जैसे पेज लीजिए, वहाँ पे आप लिखिए सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। फिर मैं आपको वहाँ पे वापस से वॉइस मैसेज के माध्यम से या फिर एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कोई इतनी समझने लायक बात नहीं है। सिंपल टीचर क्या करते हैं,
अगर किसी की भी क्लास अगर आप देखोगे ना, कोई सा टीचर देख लीजिए आप, उसकी क्लास उठा के देखोगे तो वो आपको सिंपली बता देगा ये 2 मिनट का काम है यार, 2 मिनट का काम है जिसमें मैंने 15 मिनट लगा दी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं है उसमें, मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे चाहिए मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो भाई वापिस ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि हमारे पास में एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ डी लैम्डा परास की, एक छोटे से परास की बात, छोटे से रेंज की बात कर रहा हूँ। उस छोटे रेंज में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक एकांक आयतन है, उस एकांक वॉल्यूम के अंतर्गत, एकांक आयतन के अंतर्गत जो ओसिलेटर है हमारे, जो दोलक हैं, उनकी संख्या कितनी है 8 पाई लैम्डा की पावर 4। बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, मुझे ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए मैंने क्या करा कि जो हमारे पास में ओसिलेटर थे, उन ओसिलेटर्स को मैंने क्या करा, ओसिलेटर की जो संख्या है, हमारे दो लोगों की संख्या है, उसको मैंने एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एनर्जी डेंसिटी निकल के आ गई। तो मेरे हिसाब से अब किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्लीट मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ पे यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, कितनी आएगी देखो भैया 8 पाई अपॉन में लैम्डा की पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास में एवरेज एनर्जी कितनी है ई, और मल्टीप्लाई में डी लैम्डा भी है तो डी लैम्डा को भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 4 आ गया। क्या आ गया भाई, आ गया। अब बताओ मुझे, अब सभी मुझे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि हमारे पास में जो प्लांक की एवरेज एनर्जी थी, प्लांक के जो ओसिलेटर्स थे, जो दोलक थे, उनकी एवरेज एनर्जी का मान जिसको याद है, कोई पेज नहीं पलटेगा, कोई पीछे नहीं देखेगा, जिसको याद है वो अपनी जगह जगह पर बैठे के बैठे बोलेंगे। फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो। एवरेज एनर्जी ऑफ ई इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में कितना है, ई की पावर एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का 1। ये है या नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। जी सर, बोले यही है, बिल्कुल ये की वैल्यू है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है। अब देखो ध्यान से, अब ये वैल्यू तो लिखी हुई है अपने आवर्ती के रूप में, आवर्ती के रूप में है, हमें लैम्डा के रूप में चाहिए। तो भैया आप क्या करो, आप यहाँ पे न्यू का मान रख दो। भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू का मान रख दो। तो न्यू बराबर कितना है बताओ, न्यू बराबर सी अपॉन का लैम्डा। तो जहाँ पे न्यू है वहाँ पे लैम्डा, मतलब यहाँ पे जहाँ पे न्यू है वहाँ पे सी अपॉन लैम्डा पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास में एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई। हमारे पास में एच सी अपॉन में लैम्डा ए की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस का 1, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी जब अपन इस आवर्ती की फॉर्म को अपन लैम्डा की फॉर्म में बदलेंगे। यानी कि जो अपना वेवलेंथ है, अपनी तरंग दैर्घ्य है, उस तरह मतलब अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को अपन यहाँ पे तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती है। समीकरण नंबर 5 हमारे पास में आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू है उसको उठा के आप यहाँ पुट कर दोगे तो हमारे पास में प्लांक का विकिरण सूत्र आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, प्लांक का विकिरण सूत्र आ जाएगा। तो करें भैया इसको, अरे करें या नहीं करें। और मैं वापस से पूछता हूँ, सभी बच्चों को पूछता हूँ, यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है वो आप सभी के ढंग से क्लियर होना चाहिए। मैं कभी भी आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे कॉल करके पूछ लेता हूँ, मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ। जैसे मैंने एक अर्जेंटली कॉल कर दिया आपको और मैंने पूछा कि भैया आप वो बच्चे बोल रहे हो, तो मुझे आप बताओ कि यू लैम्डा डी लैम्डा था हमारे पास में ऊर्जा घनत्व तो एनर्जी डेंसिटी बताओ कैसे आई। तो फिर आपका आंसर होना चाहिए कि सर मुझे एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो कृष्ण का ब्लैक बॉडी में पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एकांक आयतन के अंतर्गत उपस्थित जो दोलक थे, जो ओसिलेटर्स थे, उनकी संख्या को हमने एनर्जी, एवरेज एनर्जी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया भैया, हमारे पास में ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी निकल के आ गई। तो यह आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए किसी भी आंसर में। ठीक है, एकदम थ्योरेटिकल भी और लिखित में भी। तो चलें आगे, अब जो हमारे पास में क्वेश्चन आई है उनसे अपन आगे निकालते हैं फटाफट वैल्यू। अब फटाफट वैल्यू निकाल देते हैं भाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई थी वो तो है हमारे पास में, उस वैल्यू को अपन समीकरण नंबर 4 में पुट कर देते हैं। यानी कि समीकरण जो 5 था हमारे पास में, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में पुट करने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इतनी सी इंग्लिश तो आपको आती है भैया, इतनी सी हिंदी सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा यू लैम्डा डी लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आएगी भाई, 8 पाई एच सी अपन में लैम्डा की पावर 5 तो था ही, उसके साथ में हमने एवरेज एनर्जी का जो मान है वो यहाँ पे एच सी तो है हो ही गया इधर, उसके नीचे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ई की पावर में एच सी अपन में लैम्डा के टी माइनस का 1, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया डी लैम्डा। तो ये क्या है,
ये समीकरण नंबर जो हमारे पास में 6 निकल के आया है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लांक का विकिरण सूत्र। तो ये आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? आपको ये याद कर लेना है। प्लांक का विकिरण सूत्र अगर आपको निकालना है तो ये फिर आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या है हमारे पास में यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर माइनस का नहीं प्लस का 5 है, और यहाँ पे डॉट 1 अपॉन ई की पावर एच अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1 हमारे पास में आता है, और डी लैम्डा मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या निकल के आ गया? ये हमारे पास में प्लांक का विकिरण फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसको आवर्ती के रूप में निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? आवर्ती के रूप में निकालने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे लैम्डा है, जहाँ पे आपके पास लैम्डा है, लैम्डा बराबर क्या होता है भाई? सी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में लैम्डा बराबर सी अपॉन का न्यू, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई आवर्ती के रूप में, आवर्ती के रूप में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के रूप में। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के रूप में मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो फ्रीक्वेंसी के रूप में, यानी कि आवर्ती के रूप में। तो आवर्ती के रूप में फ्रीक्वेंसी के रूप में कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, सभी बच्चे ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पे यू लैम्डा डी लैम्डा हमारे पास में आ चुका है। अब यहाँ पे देखो 8 पाई एच सी, तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। अपॉन में जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे लिखेंगे सी की पावर 5, और अपने जो न्यू है उसकी पावर भी 5, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास में 1 अपॉन में हमारे पास में क्या है? ई की पावर में एच से अपॉन लैम्डा के टी है, तो ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भैया? हमारे पास में जहाँ पे हमारे पास में एच से अपॉन लैम्डा के टी है, तो लैम्डा की जगह ही तो रखना है अपन को। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो एच सी, और जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? जहाँ पे लैम्डा है सी अपॉन का न्यू, यानी कि सी नीचे रहेगा और न्यू ऊपर चल जाएगा, और अपना के टी रहेगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में के टी आ जाएगा, और माइनस का 1, ठीक है। और डी लैम्डा है हमारे पास में, तो डी लैम्डा की जगह क्या रखना है अपन को? डी लैम्डा की जगह तो भैया हमें यहाँ पे वैल्यू तो निकाल रखी है हमने, याद करो। हाँ भाई याद करो, पीछे समीकरण नंबर जो 3 था वहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है। तो कितना आएगा? सी अपॉन में न्यू स्क्वायर डी न्यू हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में किसके रूप में आ गई? आवर्ती के रूप में आ गई। तो आपको भैया याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है आपको, ठीक है। आवर्ती के रूप में फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे अगला जो अपना काम रहेगा, अगला जो काम है अपना, वो रहेगा आपको इस फॉर्मूले के द्वारा, ये अपना पास जो फॉर्मूला निकल के आया है किसका? प्लांक का। यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच से अपॉन में लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन में ई की पावर एच से अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1 डी लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए, और जितने भी फॉर्मूले हैं प्लांक के, वीन का, सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। जब भी मैं आपसे पूछूं तो आपको तुरंत देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और तुरंत आपके जवाब पे ये फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यदि अभी आपसे पूछूं कि हमारे पास में वीन का और यहाँ पे रेलेजेंस का फॉर्मूला क्या है, तो 95 या 99% बच्चों को याद नहीं होगा, लेकिन वो गलत बात है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ एक बार, और फिर अपन कंपेरिजन करते हैं भाई क्या फॉर्मूला है इसका, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले रेलेजेंस का। तो रेलेजेंस का क्या कहता है भैया? रेलेजेंस का, इसको अपन ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो दिख रहा है। रेलेजेंस का क्या कहता है? रेलेजेंस का कहता है अपने पास में 8 पाई के टी अपॉन में लैम्डा की पावर 4, और मल्टीप्लाई में कितना है? डी लैम्डा। ये किसका है? अपना रेलेजेंस का, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे अपन लैम्डा को ऊपर ले जाए तब भी कोई दिक्कत है, कई बार आपको यहाँ पे ऐसे मिल सकता है 8 पाई के टी लैम्डा की पावर माइनस का 4 डी लैम्डा, ऐसे भी आपको मिल सकता है कहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी? वीन्स की बात करते हैं। तो वीन का तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीन का, चलो भाई वीन का लिख देते हैं, वीन का विकिरण सूत्र, ठीक है, वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या फॉर्मूला है? यू लैम्डा डी लैम्डा, याद करो, आपको भी याद हो जाना चाहिए, ए ई की पावर में माइनस का ए लैम्डा टी,
और लैम्डा की पावर -4 डी लैम्डा। अब देख लो यहाँ पे लैम्डा की जो पावर है उसको अपन ने माइनस में लिखी है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 8 पाई के टी लैम्डा की पावर -4 आप यहाँ पे लिख सकते हो, किसमें, रेलिजेंस के अंदर। यहाँ पे ए का जो मान था वो आपको याद होना चाहिए, ये यहाँ पे कांस्टेंट है 8 पाई एच सी, इसका कांस्टेंट का मान। और यहाँ पे स्मॉल ए है, ये कितना है हमारे पास में, एच सी अपॉन में के, ठीक है, एच सी अपॉन में के है। अब यहाँ पे अगला जो स्टेप रहेगा अपना, और वो आज के लेक्चर में अपन नहीं करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे क्योंकि क्लास लगाना ही इम्पोर्टेंट था, आपकी छुट्टी नहीं करना, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या है भाई, कुछ भी पढ़ाएं लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो अपनी क्लास लेट हो गई है, 5 बज गए हैं आज, तो अपने वही मज़ा भाई सुबह आता है पढ़ने में जो मज़ा आता है सुबह आता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे शाम को क्लास नहीं लेंगे, मुझे पता है, इसलिए कम पढ़ाना ही बेटर रहेगा। आगे बात समझ में, तो इसलिए सुबह सुबह पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ेंगे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ा। अब आज आपने देखो, आप इसको हल्के मत लो, क्योंकि आज का जो ये मान लो लेक्चर है ना, वो आपको 4 नंबर दिला सकता है। कैसे? आज का लेक्चर है आपको 4 नंबर इसलिए दिला सकता है क्योंकि देखो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि वीन का नहीं, प्लांक का नियम बताओ। सबसे पहले तो प्लांक का जो नियम था उसको आप बताओ, वो प्लांक की जो हाइपोथेसिस थी वो आप बताओ, ठीक है। प्लांक की हाइपोथेसिस पूछ सकता है आपसे। उसके बाद पूछेगा आपसे कि प्लांक की परिकल्पना को बताते हुए प्लांक की परिकल्पना को बताते हुए प्लांक का जो विकिरण फॉर्मूला है उसको आप निकालो, प्लांक के विकिरण फॉर्मूले को व्युत्पन्न करो। तो आपके ये 4 नंबर का सवाल यहाँ पे बन जाता है। क्वेश्चंस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे अपन नोट्स बनवाते हैं तो नोट्स में क्वेश्चन थोड़ी लिखते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन वहाँ पे खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। खुद बनाओगे तो आपको बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप खुद बना के आप खुद पुटअप करो क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे 4 नंबर का पूरा बड़ा सवाल बन गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लांक का जो विकिरण फॉर्मूला है वो आप निकालो, किसमें, आवर्ती के फॉर्म में और लैम्डा के फॉर्म में निकाल दो। उसके अलावा फिर अपन बात करते हैं प्लांक की जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में पूछ लेगा आपसे। बस वो आपको लिखने का तरीका फिर आना चाहिए कि कैसे आपको लिखना है, कैसे करना है, वो फिर आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर कर सकते हो। आगे बात समझो, इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। तो कंप्लीट। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? अभी तक यहाँ पे मैं तो एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने ब्लैक बॉडी की हाइपोथेसिस मतलब प्लांक की हाइपोथेसिस पढ़ी, उसके बाद में हमने वीन का नियम पढ़ा, रेलिजेंस का पढ़ा, और रेलिजेंस के बाद में अपने प्लांक का पढ़ा। तो इतने सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं और सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक, और मेरे हिसाब से आप सभी को मज़ा आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मिलते हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन यही है कि क्लास को रेगुलर लिया करो, और सुबह कल से अपनी क्लासेज वही 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे चलेंगी। फिक्स अपना टाइम है, उसी टाइम पे अपनी क्लासेज चलेंगी और उसी टाइम पे आपको मेरे हिसाब से क्लास लेने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक इम्पोर्टेंट बात और आप सभी के लिए मेरे लिए बात है, वो कैसे कि जो बच्चे अब फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास रेगुलर ले रहे हैं, जिनको फ्री में मिल रही है सभी बच्चों को, तो अब भैया क्लासेज हैं वो अपने यूट्यूब पे चैनल पर ही चलेंगी, ठीक है, प्राइवेट तरीके से, और आपको क्लासेज नहीं मिलेंगी। बस ये लेक्चर मान लीजिए और अगला लेक्चर, उसके बाद में आपको क्लासेज फ्री में नहीं मिलेंगी, फिर आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिए कि काफ़ी क्लासेज हो गई हैं, 10-10, 12-12 क्लासेज, 10 क्लास तो मैथ में हो गई और 7-7, 8-8 क्लास अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो चुकी हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से सिलेबस परचेज कर लेना चाहिए, और मुझे आपको पता लग गया होगा कि कैसा क्या पढ़ाते हैं, क्या मैटर है अपना, कैसे नोट्स मिलते हैं। तो फिर आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, और आप खुद भी जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई है वो भी अपनी फ़ीस जमा करवा दें, ठीक है। धन्यवाद।